हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में आज इस वीडियो के माध्यम से जो EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर लैब अटेंडेंट की वैकेंसी आई हुई है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करने वाला हूं। साथ ही साथ आज ये मेरा डेमो क्लास भी रहने वाला है, यानी आज मैं आप लोगों को जो मेरे द्वारा ऐप पर क्लासेस ली जाने वाली है उसकी डेमो वीडियो भी इसी क्लास के साथ में डिस्कस की जाएगी। और वो क्लासें कैसी लगती है वो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले आज का मोटिवेशनल कोट है कि रास्ता ढूंढ ही लेता है अक्सर। अरे रास्ता ढूंढ ही लेता है अक्सर, पानी का तेज बहाव, दिल से की गई कोशिश कभी नाकामयाब नहीं होती, कभी नाकामयाब नहीं होती। तो अगर आप लोग EMRC के लिए लगातार दिल से मेहनत करते रहेंगे और अपना जी जान लगा देंगे तो निश्चित रूप से ही जो है 373 सीटें हैं, पर आप लोग जो है अपना सिलेक्शन जरूर ले जाएंगे। सभी का सिलेक्शन होगा ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि 373 सीटें ही हैं, लेकिन सिलेक्शन जरूर हो सकता है। कुछ विद्यार्थियों का तो होगा अगर वो मेहनत करेंगे तो सभी को मेहनत करनी है, ताकि किसका होगा वो अभी किसी को नहीं पता है, इसलिए ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले आज जो साइंस का स्पेसिफिक सिलेबस है उसके बारे में डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। इसके बारे में ओनली एंड ओनली किसके बारे में आज बात करूंगा मैं आपके साथ में, तो जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज आपके सिलेबस में मेंशन है और आप सभी लोगों की टेंशन बढ़ी हुई है कि इसमें पढ़ना क्या है, इसमें क्या पढूं, बुक लिस्ट बता दीजिए। तो मैं आपको अभी है ना कुछ चीजें भी बताने वाला हूं जिनको फॉलो जरूर करना, अदरवाइज आप जो है इस 60 नंबर के पोर्शन में पीछे रह जाएंगे। ये कितने मार्क्स का है सबसे पहले तो ये दिमाग में रखना जरूरी है। ये है 60 मार्क्स का पोर्शन। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले बता दूं, आप अगर जाकर के इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के लिए यूट्यूब पर या कहीं ई-कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर जाकर सर्च मारोगे तो आपको कई बुकें मिल जाएगी, एक भी बुक काम नहीं आएगी। मैंने सभी बुकें अपने पास मंगवा रखी है और कुछ भी नहीं दे रखा। और जो NVS KVS के पेपर हुए उनमें भी यही सिलेबस था, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं लग रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस बुक के अंदर केवल अपनी इच्छा के अनुसार साइंस की जो चीजें देनी थी वो दे दी, लेकिन यहाँ सिलेबस में क्या चीजें मेंशन है वो आपको पता ही नहीं है। तो फिर आप कैसे उस बुक को पढ़ सकते हैं? इसलिए मेरा एक सजेशन रहेगा कि कोई भी बुक लेने से पहले थोड़ा सा वो बुक का जो इंडेक्स वगैरह है वो चेक जरूर कर लेना। और उसके बाद में दूसरा ये जरूर चेक करना कि आप जहां कहीं भी पढ़ रहे हैं क्या उन्हें इस लैब असिस्टेंट की वैकेंसी से रिलेटेड नॉलेज है। क्योंकि साइंस के अंदर अभी जो है आपको अच्छी चीजें नहीं मिल रही है, ये मैं खुद जानता हूं। और हम जानते हैं कि राजस्थान के अंदर जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आती है, कई लोग जनरल साइंस पढ़ा देते हैं और वहां जब फिजिक्स केमिस्ट्री के बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो नानी याद आ जाती है। लेकिन अब सभी बच्चों तक मैं नहीं पहुंच पाता, जहां तक पहुंचा हूं वहां तक बच्चों को पता चला है और वो बच्चे जरूर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी लोगों को ये एडवाइजरी है मेरे द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज में सबसे पहले तो सिलेबस क्या दे रखा है, क्योंकि यही जो है हमारा गीता कुरान रामायण महाभारत जो कहो वो यही है। इस सिलेबस में जो मेंशन है वो हमें पढ़ना है। अब देखिए, सबसे पहले दे रखा है नॉलेज ऑफ लैब वर्क एंड लैब इक्विपमेंट। तो देखो, नॉलेज ऑफ लैब वर्क तो वो आपके पास होगा नहीं, ठीक है। तो सर सिलेबस में क्यों है? देखो, इसका मीनिंग ये है कि आप लैब में गए तो आपको जो है कहीं पर भी किसी वायर को हाथ नहीं लगाना है। प्लस जो आप अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो जो वायर होता है उसको सही से खोल करके सही से किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ में जोड़ना है। उस वायर को एक बार जो है ब्रश जो आता है लैब के अंदर उससे साफ कर लेना चाहिए, ताकि उसके ऊपर कचरा या जंक लगा हुआ हो वो साफ हो जावे। ठीक है, इस टाइप की नॉर्मल चीजें जो आप आसानी से इससे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कर ले जाते हो। लैब इक्विपमेंट, तो लैब इक्विपमेंट के अंदर आता है आपका माइक्रोस्कोप, आपके लेंस, आपके ऑप्टिकल स्टैंड, आपका जो ट्रांजिस्टर होते हैं वे, आपके सेमीकंडक्टर, आपके जो है टेलीस्कोप, आपका माइक्रोस्कोप, ये जो अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं साइंस के अंदर उनके बारे में ही आपसे पूछा जाएगा। और ये सब इक्विपमेंट्स आप फिजिक्स की जो 11th 12th लेवल तक पढ़ता है वो इन सभी इक्विपमेंट्स के बारे में कुछ न कुछ जानकारी जरूर रखता है। जैसे लेंस है तो क्या काम आते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, मिरर क्या काम आते हैं, माइक्रोस्कोप क्या काम आता है, टेलीस्कोप क्या काम आता है, ट्रांजिस्टर क्या काम आता है, सेमीकंडक्टर क्या काम आता है, मीटर ब्रिज क्या होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, आपका जो
ये वायर्स होते हैं, रेजिस्टेंस वायर वगैरह, ये किससे बने होते हैं, ये सब चीजें थोड़ी बहुत आपको पता ही है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या काम आता है, अमीटर क्या काम आता है, तो ये लैब इक्विपमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके बारे में आपको जानकारी होती ही है थोड़ी बहुत। कैसे सर? इनकी जानकारी आपके पास इसलिए होती है क्योंकि आप 12th पास आउट है, तो आपको ये चीजें तो पता ही होगी। बाकी इन इक्विपमेंट्स के बारे में मैं आपको मेरी लैब के अंदर से सभी के फोटोज लेकर के, ठीक है, क्या करूंगा, फोटोज लेकर के जो है आपको एक एक इक्विपमेंट के बारे में जो है वीडियो के अंदर या फिर आपको एक एक डायग्राम के अंदर लिख करके बता दूंगा। ठीक है, जो जो इक्विपमेंट अपने 12th लेवल तक एग्जाम में काम आते हैं वो सभी। फिर आपको देखो, नॉलेज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑफ केमिकल्स, तो जो केमिकल्स होते हैं उनके एक्सपेरिमेंट का नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या होगा, है ना। इसके अलावा आपके जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको जब वाटर से मिलाएंगे तो क्या होगा। आपके पास में जो अलग अलग आपके केमिकल्स होते हैं, जैसे कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, आपके एल्कोहल होता है, आपका फिनॉल होता है, आपका मेथेन होता है, एथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, आपके ये जो अलग अलग केमिकल्स हैं, इन केमिकल का जो एक्सपेरिमेंट नॉलेज है, जैसे इनकी गंध क्या होती है वो पता होना चाहिए। जैसे सल्फर है तो उसकी सड़े हुए अंडे जैसी होती है स्मेल, ये आपको पता होना चाहिए। आपके जो है कौन कौन से एलिमेंट किस किस रंग के होते हैं ये पता होना चाहिए, वो है एक्सपेरिमेंट नॉलेज बेसिकली। और ये आप कहाँ पढ़ते हैं, तो नॉलेज ऑफ लैब वर्क है, लैब इक्विपमेंट है, नॉलेज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ केमिकल्स है, इसके अलावा सेफ्टी प्रोटोकॉल जो होते हैं लैब के वो है, इसके अलावा साइंटिफिक नेम ऑफ केमिकल एंड इक्विपमेंट्स है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको ऑलरेडी जब आपने 12th के अंदर लैब में जाकर के प्रैक्टिकल दिए होंगे तब इन चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी तो जानकारी दे दी होगी, लेकिन आप वो भूल चुके हैं। तो ये सब प्रैक्टिकल की जो बुक आती है उसमें दे रखा होता है। अब उसके लिए आपको प्रैक्टिकल की बुक पढ़ने नहीं जाना है। अब मेरा तो काम है, मैं हर साल 12th के लैब के प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, जो वहां चीजें सिखा रहा हूँ वही चीजें एक क्लास लेकर के आपको सिखा दूंगा। तो मेरा काम भी आसान, आपका काम भी आसान, समझ में आई बात। तो मैं इसके अटैच में हूँ, इसलिए मैं आपको अच्छे से इसकी गाइड कर दूंगा। बस इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि इन चीजों के आप जो है कोई बुक वगैरह मत ढूंढना, क्योंकि इन चीजों के बारे में आपको जब तक किसी ने वहां प्रैक्टिकल नहीं करवा रखे तो आपको नहीं बताया जा सकता कि क्या गलती हो जाती है और कैसे हो जाती है। इसके अलावा नॉलेज ऑफ डिफरेंट मेथड्स कॉमनली यूज इन लैब, तो लैब के अंदर जो आप अलग अलग मेथड्स यूज करते हो वो मेथड्स आपको पता होने चाहिए। तो मेथड्स का मतलब क्या है कि लैब के अंदर कोई अलग से जाने आने का मेथड होता है, नहीं। लैब के अंदर जो आप ये मीटर ब्रिज में कैसे रीडिंग लोगे, आप जो है कैसे अपना आसवन प्रभासन, ये जो विधियां होती है अलग अलग केमिस्ट्री के अंदर, आप जो है किस प्रकार से नाइट्रोजन को अलग कर सकते हैं, ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, कार्बन को कैसे अलग किया जा सकता है, फिनॉल और अगर आपका जो है कोई दूसरा परमाणु मिक्स हो जाए तो आप उसको अलग कैसे कर सकते हैं, ये जो होते हैं एक्सपेरिमेंट्स इनके बारे में पता होना चाहिए। फिटकरी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें तो जो यहाँ तक की है वो सब आपके प्रैक्टिकल जो होते हैं 12th में उससे रिलेटेड है। 12th प्रैक्टिकल से रिलेटेड ये चीजें हैं, ठीक है। और इसके बाद में आपकी चीजें दे रखी है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पोर्शन है वो आपको पढ़ना है। तो आपको क्या पढ़ना है अब, ये तो हो गया प्रैक्टिकल का नॉलेज, और फिर पढ़ना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, है ना। अब सर हम कौन से वाले पोर्शन पर ज्यादा फोकस करें, 12th तक के पोर्शन पर? देखो ये अप टू 12th है, ठीक है ना, ये चीज याद रखना, अप टू 12th क्लास। अप टू 12th क्लास का मतलब है 12वीं क्लास तक की फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नॉलेज आपको होना चाहिए, साथ में 12वीं प्रैक्टिकल का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। अब सर हम कौन से वाले पोर्शन पर ज्यादा फोकस करें, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो देखो बेटा क्वेश्चन ज्यादा आएंगे इस पोर्शन से। कौन से पोर्शन से? इस पोर्शन से, 12th वाला जो पोर्शन है इससे। क्यों? क्योंकि जो 12th वाला पोर्शन आप पढ़ोगे, जो आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, बायोलॉजी के पढ़ोगे, उन्हीं का तो आप प्रैक्टिकल कर पाओगे। तो पहले जब तक हमारे पास 12th क्लास तक के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का नॉलेज नहीं हो जाएगा, तब तक हम 12th लेवल तक के जो ये प्रैक्टिकल की चीजें दे रखी है इनके बारे में हम नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ एक एडवांटेज रहेगा कि जो ये 12th प्रैक्टिकल तक का जो सब्जेक्ट का 12th प्रैक्टिकल का नॉलेज है, ये 12th प्रैक्टिकल का नॉलेज आप आसानी से
कॉमन सेंस से भी कुछ क्वेश्चन तो कर पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसलिए इसकी ज्यादा टेंशन मत लेना आप। इसमें जो है कोई अलग से मतलब आपको मैं अलग से नोट्स वगैरह या बुक वगैरह नहीं लिखवाने वाला। इसमें आपको सिर्फ मैं ऐसे एक ओरली क्लास लूंगा, जिसमें आपको बताता जाऊंगा कि आप इस चीज का ध्यान रखना, आप इस चीज का ध्यान रखना, आप इस चीज का ध्यान रखना, ये बस। तो वो आपको सुनना है और सुन करके जितना दिमाग में रहे उतना दिमाग में रखना है। मेन फोकस अपने को करना है इस वाले पोर्शन पर, जो अप टू 12th क्लास तक का नॉलेज है उसके ऊपर अपने को फोकस करना है। यानी अपने को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो पोर्शन है इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है। अब बहुत अच्छे से का मतलब है आप आईआईटी या नीट लेवल तक की तैयारी करने नहीं जाना है। उस लेवल के या आईआईटी मेंस लेवल के क्वेश्चन जो है राजस्थान लैब असिस्टेंट के अंदर पूछे जाते हैं। ये ईएमआरएस वाले या फिर आपके एनवीएस में, केवीएस में, या जो इसके अलावा लैब अटेंडेंट की वैकेंसीज आती है वहां पर आपके इस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। आपको बेसिकली मैं बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर 12th लेवल तक का केवल जनरल नॉलेज भी होगा ना इन सब्जेक्ट्स का। कितना जनरल नॉलेज? जनरल नॉलेज का मतलब सामान्य जानकारी कि मापन क्या होता है, मापने के तरीके कौन कौन से हैं, किसकी क्या यूनिट होती है, किसका क्या डायमेंशनल फॉर्मूला है, किसका क्या केमिकल फॉर्मूला है, आपके कौन सा जो है पार्ट्स है बॉडी का जो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा कौन से मच्छर से कौन सा रोग हो जाता है, कौन से विटामिन जो है वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कौन से सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो ये केवल जनरल आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। देखिए, तो ये तो था अपना सिलेबस डिस्क्राइब कर दिया, क्या पढ़ना है वो बता दिया। 12th लेवल तक की आप जनरल चीजों को पढ़ लीजिए। ठीक है। साइंस के अंदर मेरे द्वारा कोर्स तो लॉन्च हो ही चुका है, उसकी प्राइस मैंने उसमें भी बताई थी, इसमें भी बता देता हूँ। 199 रुपीज है। ठीक है। दूसरी चीज, इसके अंदर पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कंप्लीट कोर्स हिंदी के अंदर, अभी जो बैच लॉन्च किया है वो हिंदी के अंदर लॉन्च किया गया है। शुद्ध हिंदी के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, नोट्स भी आपको हिंदी में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद मैं तीसरी चीज आपको बता दूं कि आपका जो पीसीबी वगैरह का पोर्शन है वो जितना जल्दी हो सकता है उतना करवा देंगे। बाकी 2 मंथ्स के अंदर अंदर हम जो है आपको इसका पूरा सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर्स आप लोगों तक पहुंचा देंगे। ठीक है। इसके बाद मैं चौथा पॉइंट आपको बता दूं, ये सभी लेक्चर्स आपके रिकॉर्डेड रहेंगे। ठीक है। हम बीच बीच में कभी डाउट सेशंस के लिए हमारी लाइव क्लास रखेंगे, जिसके अंदर आप अपना जो भी डाउट होगा वो पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए, इसके अलावा पांचवा पॉइंट आप लोगों के लिए, तो सर आप जो पढ़ाओगे उसके अलावा हमें पढ़ने की कहीं जरूरत पड़ेगी क्या? तो देखो, जितना मैं पढ़ा सकता हूँ और जो मुझे लगेगा कि हाँ ये चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, वो चीजें तो मैं पढ़ा ही दूंगा सभी लगभग। तो ठीक है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 99% तो जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपका कंप्लीट है। उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी किसी विद्यार्थी को लगे कि सर मैं और कुछ पढ़ना चाहता हूं तो क्या पढूं, तो आप छोटी क्लास तक की यानी 6 से लेकर 10th क्लास तक की जो एनसीईआरटीज है उसको एक गो थ्रू हो जाना, ताकि आपको बेसिक भी और कुछ चीजें रह जाएगी वो भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये पूरी 12th क्लास तक का नॉलेज देने वाला हूँ। ठीक है। 12th क्लास तक का जो भी चीजें हैं वो सभी चीजें आपको पढ़ा दी जाएगी क्लियर एकदम। और वैसे अभी आपके सामने जब मैं अभी लेकर के आऊंगा अपना लेक्चर तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अभी ही लेक्चर है, डेमो क्लास प्लस आपका सिलेबस इंट्रोडक्शन दोनों साथ में ही है। ठीक है। तो ये चीजें हैं कुछ कोर्स के बारे में जो मैंने आपके सामने रख दी है। अब मैं आपके सामने आज पहले जो है फिजिक्स के पोर्शन को मैं स्टार्ट करूंगा, और फिजिक्स के पोर्शन को आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूं, उसके लिए आप जुड़े रहिएगा। ठीक है। चलिए, हाँ जी दोस्तों, तो आप सभी लोगों ने हाल ही में क्या देखा? अभी जस्ट आपने क्या देखा है, आपका सिलेबस, आपका इंट्रोडक्शन और अपने कोर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी आप लोगों तक। ठीक है। आप सभी लोग कोर्स जो है उसके लिए ऐप का लिंक और कोर्स का लिंक दोनों ही मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर वगैरह जहां से भी आप जुड़ना चाहें आपको जानकारी मिल जाएगी। बस आप बार बार ये मैसेज नहीं करें कि सर कैसे पढ़ाओगे, क्या होगा। आप देखो, कैसे पढ़ाओगे मतलब मैं नाच नाच के नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है। और ना मैं है ना कूद कूद के पढ़ाने वाला। शांति से जैसे अभी दिख रहा हूं ना,
अभी जो ये लेक्चर है बस ऐसे ही लेक्चर आने वाले हैं, जैसे मैं शांति से बैठा हूँ वैसे ही मैं बैठा रहता हूँ और आपके सामने ऐसे नोट्स आएंगे और ऐसे ही पढ़ाऊंगा। मैं लिख करके सभी चीजें नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम लगता है इसलिए। तो मेरे नोट्स आपके सामने रहेंगे और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्या, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। ठीक है, कुछ चीजें मैं जो है बार बार आपको इंग्लिश के अंदर भी समझाता रहूंगा क्योंकि आपके पेपर के अंदर कई चीजें डायरेक्टली इंग्लिश में जो होती है वो आपको समझ में आसानी से आ जाती है इसलिए। अब जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स के अंदर सबसे पहले क्वांटिटीज के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे चाल के बारे में, वेग के बारे में, विस्थापन के बारे में, दूरी के बारे में, विद्युत धारा के बारे में, आपके प्रतिरोध के बारे में। तो ये सब जब हम अलग अलग राशियों के बारे में पढ़ते हैं तो इन राशियों को मापना जरूरी होता है। इसीलिए फिजिक्स के अंदर सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मापन चैप्टर को। मापन यानी कि मेजरमेंट, किसको पढ़ने जा रहे हैं अपन, मेजरमेंट जो अपना टॉपिक है उसको अपन पढ़ने जा रहे हैं। मेजरमेंट का मतलब है कि आप किसी भौतिक राशि का, क्या, किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का, भौतिक राशि का मापन करते हो तो वो एक निश्चित और आधारभूत और मान्यता प्राप्त कोई संदर्भ मानक होता है, उससे राशि की तुलना करते हो। सर ये क्या लैंग्वेज है, अरे भाई डर मत, देख ये कह रहा है कि आप जब किसी चीज को मापोगे तो उसके लिए एक निश्चित और एक बेसिक यानी आधारभूत और एक मान्यता प्राप्त एक स्टैंडर्ड होगा। अगर उस स्टैंडर्ड से जब हम उस राशि का कंपैरिजन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो कितनी है। जैसे कि आपने जो है स्केल देखा होगा, 15 सेंटीमीटर का आप स्केल लाते हो ना। अब वो 15 सेंटीमीटर है ये आपको पहले से पता है, तो वो क्या हो गया, उसका एक रेफरेंस स्टैंडर्ड हो गया कि वो 15 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इसके अलावा वो आधारभूत है, सभी को पता है, उसको बेसिक नॉलेज है आपके पास में कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ये लिखा हुआ है और ये 15 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और वो 15 सेंटीमीटर एक निश्चित है। ऐसा तो है नहीं कि ये 15 सेंटीमीटर का स्केल इतना है और प्रवीण सर की इच्छा कर गई तो घर जाके मैंने इतना बड़ा 15 सेंटीमीटर बना दिया और आपके घर जाके इच्छा कर गई इतना बड़ा 15 सेंटीमीटर बना दिया, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो वो एक 15 सेंटीमीटर का स्केल का जो माप है वो निश्चित है, आधारभूत है, सभी को उसका नॉलेज है और वो मान्यता प्राप्त है ना। तभी तो सब बच्चों को वो जो है दिया जाता है स्केल के लिए। जब भी कहते हो तो आप जाके दुकान पे स्केल मांगते हो तो वही देते हैं। अगर मान्यता प्राप्त नहीं होता तो कुछ भी दे सकता था वो, तो आप बोलते स्केल दो, वो हो सकता था आपको कोई जो है प्रकार दे दे, आप कहते स्केल दो वो दे देता चांदा। लेकिन मान्यता प्राप्त है कि ये स्केल है, पैमाना ये है। समझ में आई बात। और उसका स्टैंडर्ड क्या हो गया, रेफरेंस स्टैंडर्ड, वो 15 सेंटीमीटर है। अब जब हम उससे कंपैरिजन करेंगे, मान लो ये लाइन जो खींची है ये एक स्केल को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये 15 सेंटीमीटर की है। ठीक है, मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये सात और ये आठ, ये 9 और ये 10। मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर का ही है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर पूरा नहीं बन रहा है तो कोई नहीं। अब मैंने क्या करा, एक लाइन उठाई और उस लाइन को यहां से लेकर के यहां तक खींचा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का स्केल है और मैंने एक लाइन खींची है, वो कहां तक आ रही है, इस पांचवें पॉइंट तक आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने लाइन खींची वो क्या हो गई, 5 सेंटीमीटर। तो ये आपने क्या करा, इस लाइन का मापन ही तो करा है। क्या कर दिया, उस लाइन का आपने मापन कर दिया, मेजरमेंट कर दिया। और कंपैरिजन किससे करा, इस स्केल से जो कितना था, 10 सेंटीमीटर का था। समझ में आ गई बात। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको अपन कहते हैं मापन। ठीक, जो मापन होते हैं इसके अंदर जो अपन ने ये माना कि भाई ये 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर जो सेंटीमीटर वर्ड आ रहा है, इस सेंटीमीटर का मतलब क्या है, मात्रक यानी कि यूनिट। क्या है ये, सेंटीमीटर यूनिट है ये। समझ में आ गई बात। जैसे ही आपके किसी भी संख्या के पीछे सेंटीमीटर लगा तो आपको पता चल जाता है कि ये किसी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेंटीमीटर की जगह अगर मीटर वर्ड लग गया तब भी आप समझ जाएंगे, किलोमीटर लग गया तो आप समझ जाएंगे कि ये किसी दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गई बात। तो ये जो पीछे लगने वाला वर्ड है इसको अपन कहते हैं मात्रक। और इससे अपने को ये समझ में आ जाता है कि अपने पास में जो चीज है वो क्या दे रखी है। भाई वो दूरी दे रखी है, एम्पियर अगर लग जाए ए तो क्या कहते हो अपन, विद्युत धारा। अगर अपने जो है ओम लग जाए तो अपन कहते हैं वो प्रतिरोध है। तो ये हमें कैसे पता चलता है, इन मात्रकों से, इन यूनिट से।
समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। और ये नोट्स जो है आपको पीडीएफ के रूप में मिलेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, बार बार पूछना नहीं है। अब देखिए, जो भौतिक राशि है, उन भौतिक राशियों को अपन ने दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? दो भागों के अंदर बांटा है, ठीक है। चलिए, एक सेकेंड। कितने भागों में बांटा है? दो भागों के अंदर बांट दिया है। कौन कौन सी है? तो एक है आपके मूल राशि, ठीक है, यानी कि बेसिक क्वांटिटीज, और दूसरी है व्युत्पन्न राशि यानी डेराइव्ड यूनिट, ठीक है, या डेराइव्ड क्वांटिटी। देखो, मूल राशि का मतलब है कुछ चीजें ऐसी होती है जो बेसिक होती है, जो अगर हमें पता है तब ही हम उससे आगे की चीजों को कवर कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो उनको हम क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं। जैसे आपका द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान किसी से मिलकर नहीं बना है, वो उस पदार्थ का जो है प्रॉपर्टी है कि उस पदार्थ की द्रव्यमान क्या होगा। उसको जो है आप किसी और संख्याओं से तोड़ करके नहीं बता सकते कि इसका द्रव्यमान जो है इससे अपन निकाल सकते हैं या इससे नहीं, वो मापना पड़ता है ना। टाइम है तो आपका टाइम 5 सेकंड है तो वो 5 सेकंड ही है। आप टाइम को जो है किसी और संख्याओं में नहीं तोड़ सकते। तो ऐसी राशियां जो होती है उनको मूल राशियां कहते हैं, जो किसी और राशि पर डिपेंड नहीं करे या किसी और राशि से उसका कोई संबंध नहीं हो, ठीक है। और ऐसी राशियों को व्यक्त करने के लिए यानी रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिन मात्रकों का, जिन यूनिट्स का उपयोग करते हैं, उनको कहते हैं मूल मात्रक यानी बेसिक यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। व्युत्पन्न राशि क्या होती है? तो वे राशियां जो मूल राशियों से संयोजन करने के बाद में प्राप्त होती है, उन राशियों को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न यानी डेराइव्ड क्वांटिटीज, जो किसी और से जो है डेराइव्ड होती है, जो किसी और पर डिपेंड करती है। तो मूल मात्रकों के संयोजन से प्राप्त व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो जो हमारा मूल मात्रक है, उन मूल मात्रकों का अपन ने संयोजन करा, यानी दो चार मात्रकों को मिलाया। जैसे देखो, मीटर जो है वो लंबाई की बेसिक यूनिट है, ठीक है, और एक हमारा समय का क्या होता है? सेकंड। लेकिन जब हम मीटर और सेकंड को मिला करके लिखते हैं कि मीटर पर सेकंड, तो ये जो यूनिट बन जाता है, ये बन जाता है वेग या चाल की यूनिट। किसकी यूनिट बन जाता है? वेग या चाल की यूनिट। तो ये वेग या चाल क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे व्युत्पन्न राशि। क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न राशि कहलाएंगे। और इनका जो ये इकाई आई है या जो मात्रक आया है, क्या आया है? मीटर पर सेकेंड। वो क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको भौतिक राशि कितनी होती है वो समझ में आ गया होगा। और भौतिक राशि को जो है हम मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में भी बांट सकते हैं, यानी कि मूल राशि का जो मात्रक होगा वो तो मूल मात्रक, और व्युत्पन्न राशि का मात्रक होगा, राशि का मात्रक होगा वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो भौतिक राशि के दो भाग है और दोनों भाग कौन कौन से हैं वो क्लियर है। अब देखिए, जो आपने ये मापन की प्रक्रिया करी है ना, बहुत आपने अच्छे से मापा, समझ में आ गई बात। लेकिन ये मापने के लिए आप जो अलग अलग यूनिट ले रहे हो, जैसे सेंटीमीटर लेते हो, कभी आप मीटर लेते हो, कभी आप फुट लेते हो, कभी आप किलोमीटर लेते हो, तो ये जो आप यूनिट लेते हो ये आप अपनी इच्छा के अनुसार अब ले रहे हो, है ना, क्योंकि अब जो है पूरे विश्व के अंदर फिक्स कर दिया गया है। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था कि इंडिया के अंदर 1 सेंटीमीटर का मीनिंग होता था 15 मिलीमीटर, मान लो, है ना। और अमेरिका में 1 सेंटीमीटर का मतलब है 30 मिलीमीटर। अब जब भारत से कोई कपड़ा अमेरिका गया, कहाँ गया? अमेरिका। तो अमेरिका वाले क्या करेंगे? भाई अमेरिका गया तो अमेरिका वालों के लिए तो क्या है, 30 मिलीमीटर के हिसाब से ही होगा 1 सेंटीमीटर। तो वो तो क्या कर देंगे, अपने से डबल कपड़ा ले लेंगे, है ना। अपने यहाँ से जितना भेजा था, भाई जैसे अपने यहाँ से मान के भेज लिया कि 100 सेंटीमीटर गया है, लेकिन वहां वालों के अकॉर्डिंग तो 50 सेंटीमीटर ही पहुंचेगा। तो अपन तो 100 सेंटीमीटर के हिसाब से पैसे गिन रहे हैं, वो गिनेंगे 50 सेंटीमीटर के हिसाब से। तो ये तो फिर लोचा हो गया। ऐसे ही चाइना में गए तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जो है 10 मिलीमीटर गिन लिया। तो अपने यहाँ पर भी क्या हो गया, लोचा हो गया। मतलब ये अलग अलग देश का अलग अलग सिस्टम था मापने का। तो उससे क्या हो रहा था,
कंफ्यूजन क्रिएट होता था, कोई कुछ माप रहा है तो कोई कुछ माप रहा है ना। तो अलग अलग चल रहा था सिस्टम। तो फिर हमारे सभी मतलब पूरे विश्व के जिस प्रकार से आज जैसे देखो जलवायु प्रॉब्लम है, तो जलवायु की समस्या के लिए क्या होता है, सभी देश मिलते हैं, है ना। चीन, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, अमेरिका, फ्रांस, रसिया, जापान सभी आते हैं, जर्मनी, सभी देश मिल करके जो है जलवायु परिवर्तन के प्रति कुछ न कुछ करना चाह रहे हैं, है ना। उसी प्रकार के जब आपका पुराना समय था, उस समय पर क्या था कि पहले मापने के लिए जो प्रणालियां थी वो अलग अलग चल रही थी। सबसे पहले वस्तु विनिमय चलता था, जिसमें एक वस्तु से दूसरी वस्तु ली जाती थी। फिर बाद में ये मापना स्टार्ट किया गया, तो मापने की भी अलग अलग प्रणालियां हैं। तो जो सबसे पहले प्रणाली चलती थी वो थी आपके सीजीएस प्रणाली। कौन सी थी? सीजीएस प्रणाली। और सीजीएस प्रणाली में क्या होता था कि लंबाई को तो मापते थे सेंटीमीटर में। याद रखना, ये पूछा जाएगा सीजीएस प्रणाली में किस में मापा जाता था, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ऐसे आपको लिख के आना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन टिक करना होगा, ठीक है। तो लेंथ को किस में मापते थे? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान जो होता था उसको मापते थे ग्राम के अंदर। और जो आपका समय था उसको मापते थे सेकंड के अंदर। कहां पर? सीजीएस पद्धति में। फिर सीजीएस पद्धति थोड़ी सी जो है लगने लगा कि नहीं, ये पद्धति इतनी ज्यादा काम की नहीं है, हमें जो है अब कोई दूसरी पद्धति ढूंढनी होगी। तब हमने एफपीएस पद्धति ढूंढी। कौन सी पद्धति ढूंढी? एफपीएस। अब ये जो एफपीएस पद्धति है ये क्या है? तो ये है फुट, यानी लंबाई को मापेंगे फुटों के अंदर। फुट मतलब वो अपन कहते हैं ना 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट। और मारवाड़ी में तो जब घर पे किसी के अगर है ना बोरवेल वगैरह करवाते हैं तो कहते हैं ना 300 फुट हमने करवाया, 400 फुट करवाया। तो आज भी फुट की पद्धति भी चल रही है ना। फिर मास को किस में मापा जाएगा? तो पाउंड के अंदर। जो द्रव्यमान होगा वो किस में मापेंगे अपन? पाउंड के अंदर। और जो समय होगा वो यहाँ पर भी सेकेंड के अंदर ही मापा जाता था। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पद्धति आ गई एमकेएस प्रणाली। सीजीएस आई, सीजीएस के बाद एफपीएस आई, उसके बाद में लेटेस्ट आई एमकेएस, जो अभी भी चालू है, ठीक है। और वो कौन सी है? तो लेंथ को मापा जाता है मीटर में, द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में, और समय को मापा जाता है सेकंड में। आज आप जब भी कहीं पर भी जाते हैं तो दूरी को मापने के लिए अपन मीटर कहते हैं या फिर किलोमीटर कहते हैं, है ना। और जो भी अपने काम वगैरह आते हैं सरकारी, उन सभी में आप देखना मीटर और इन्हीं से मापा जाता है, ठीक है। फिर द्रव्यमान को आज आप किलोग्राम में ही मापते हो, आधो किलोग्राम दे दो, 50 ग्राम दे दो। तो ग्राम बोला तो आपने सीजीएस पद्धति यूज की। अगर आप बोल गए किलोग्राम तो आप एमकेएस पद्धति यूज कर रहे हो। और वर्तमान में कौन सी चालू है? तो जो एमकेएस पद्धति है, एमकेएस पद्धति है, इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा था कि 3 ही राशियों को मापा जा रहा था, लंबाई, द्रव्यमान और समय को ही, है ना। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ये 3 ही राशियां हैं, और भी ज्यादा राशियां हैं। तो इस समस्या के समाधान के लिए वर्तमान के अंदर एसआई सिस्टम चल रहा है। क्या चल रहा है? एसआई प्रणाली चल रही है। एसआई प्रणाली का मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स। क्या? सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट, या फिर आप यहां पर बीच में ऑफ भी लगा सकते हो, यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल द यूनिट्स। यूनिट का जो है अंतरराष्ट्रीय तंत्र या प्रणाली, मतलब पूरे के पूरे विश्व के अंदर जो प्रणाली अपनाई गई है मापन की, उसको कहते हैं एसआई प्रणाली। समझ में आ गई बात? क्योंकि जो आज आप कहते हो कि 1 किलोमीटर का मतलब कितने का? 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर होता है ना। आप अमेरिका में जाओगे वहां भी 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर ही होगा। आप चाइना में जाओगे वहां पर भी 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर ही होगा। आप पाकिस्तान में जाओगे 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर ही होगा। यानी पूरे विश्व में जो यूनिट भारत में चल रही है वही इकाइयां अब पूरे के पूरे विश्व में वैलिड है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम लाया गया है इसी को कहते हैं एसआई प्रणाली। और इस पूरे संस्थान यानी ये जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट का, इसमें ये निर्णय लिया गया कि जो भी आपके अब मापन के लिए या किसी भी के लिए जो अपन मात्रक डिसाइड करेंगे वो पूरे विश्व लेवल पर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है वो ही डिसाइड करेगा, ठीक है। लेकिन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट ने केवल और केवल लंबाई, द्रव्यमान और समय के मापन की ही यूनिट नहीं दी है। इन्होंने बेसिकली ये देखा कि जितनी भी भौतिक राशियां हैं, क्या
जितनी भी भौतिक राशियां हैं उन भौतिक राशियों में ऐसी कौन सी भौतिक राशियां हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं है, उन सभी भौतिक राशियों को इन्होंने ले लिया ताकि क्या रहे कि कोई भी भौतिक राशि बचे नहीं। तो इन्होंने टोटल 7 भौतिक राशियां ली है। कितनी? 7। कौन कौन सी? पहली है लेंथ यानी लंबाई, दूसरी है मास यानी द्रव्यमान, तीसरी है समय यानी टाइम। ये तीन तो पहले भी चली आ रही थी। उसके बाद इन्होंने ऐड किया करंट, क्योंकि करंट भी किसी और राशि पर जो है डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद में पांचवा आपने लिया ताप, छठा आपने लिया लुमिनियस इंटेंसिटी, है ना, तीव्रता प्रकाश की, और छठा सेवंथ आपके लिया गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो पदार्थ की मात्रा है वो भी तो किसी पे डिपेंड नहीं कर दिया। पदार्थ की कोई मात्रा है वो तो आप तोल कर ही डिसाइड कर सकते हो, उसको किसी और से देख करके डिसाइड थोड़ी कर सकते हो, नहीं कर सकते। इसलिए इन 7 जो है फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियों को बेसिक राशि कहा गया या मूल राशि कहा गया। क्या कहा गया? बेसिक क्वांटिटीज कहा गया है इन 7 को। इन 7 के नाम याद रखना, क्योंकि सीधा सीधा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट बिलोंग्स टू बेसिक क्वांटिटीज, या ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज बिलोंग्स टू बेसिक क्वांटिटी। तो वहां आपको जो है 2-4 इनमें से कोई नाम दे देगा और 2-4 इसमें नहीं होंगे, तो आपको वहां अपना दिमाग लगा करके इन 7 को याद करके रखना है। ठीक है, ये तो है बेसिक। इसके अलावा आपके जो है 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और हैं। कितनी? 2। उनके बारे में हालांकि आगे आएगा, लेकिन अभी ही पढ़ लो। एक है आपके रेडियन। क्या है? रेडियन। और रेडियन होती है जो समतल कोण होता है आपका, जो एंगल होता है उनको मापने के लिए। जैसे आप लिखते हो ना पाई, 3 पाई, तो ये जो 3 पाई पाई लिखा, ये रेडियन के अंदर ही लिखा जाता है। ठीक है। और दूसरी आती है स्टेरेडियन। अब ये स्टेरेडियन क्या होता है? तो देखो भाई, समतल कोण के लिए तो यूज होगी रेडियन, और जो 3D कोण होंगे, त्रिआयामी कोण होते हैं, उनके लिए स्टेरेडियन इकाई को यूज किया जाता है। ठीक। लेंथ की जो एसआई यूनिट है वो मीटर है, द्रव्यमान की किलोग्राम है, टाइम की सेकंड है, करंट की एम्पियर है, टेम्परेचर की केल्विन है, लुमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल है। ये याद रखना पड़ेगा। इनका सिंबल क्या है? तो मीटर आपके लेंथ के लिए मीटर और मीटर के लिए एम, किलोग्राम का केजी, सेकंड का एस, एम्पियर का ए, केल्विन का के, कैंडेला का सीडी, मोल का मोल, स्मॉल मोल। ठीक है। कैपिटल एमओएल लिखा है तो ये आपकी यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्मॉल एमओएल लिख दिया तो ये सिंबल हो जाता है। ठीक है। और आपके रेडियन और स्टेरेडियन का तो कोई जो है सिंबल है ही नहीं, आप डायरेक्ट बस ये लिखते हो सीधा RAD और ST डॉट। ठीक है। तो ये है आपकी 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं इनको। ठीक है। और एक है समतल कोण के लिए रेडियन, और त्रिआयामी कोण के लिए स्टेरेडियन या 3D एंगल के लिए। समझ में आ गई बात? तो भौतिक राशियां कौन कौन सी है, इनके मापन की प्रणाली कौन कौन सी है, किसके लिए क्या इकाई है और उनका क्या सिंबल है, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है। इनको याद रखना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज जो है मैंने आपको केवल जो भौतिक विज्ञान है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बता दिया है, किस प्रकार से पढ़ाऊंगा वो बता दिया है, और ऐप के अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, इसी प्रकार से मिलेगी। ठीक है। बीच बीच में मैं गायब होता रहूंगा, क्योंकि जो मैं लिखता हूँ वो कहीं पर मेरे पीछे आ जाएगा, तो फिर आप देख नहीं पाओगे, है ना। और मेरा यहाँ पर आपके सामने होना कोई जरूरी नहीं है, आपके लिए जो आपको कंटेंट पढ़ना है वो आपकी नजरों के सामने हो और आप उसको अच्छे से देख पाए। ठीक है। तो ये था अपना आज सिलेबस इंट्रोडक्शन, सिलेबस एनालिसिस और मेरी फिजिक्स क्लास का डेमो। मैं ठीक इसी प्रकार से आपके लिए बाद में जैसे ही फिजिक्स का एक पोर्शन कंप्लीट होगा, हम केमिस्ट्री का डेमो ले आएंगे और एक बायोलॉजी का डेमो ले आएंगे। ठीक है। तीनों क्लासेस का डेमो मैं लेकर के आऊंगा आपके लिए, और बाकी जो है हमारी क्लासेस ऐप पर आप लोगों के लिए उपलब्ध है, और जो ऐप पर देख रहे हैं विद्यार्थी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।